नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें बनारस के गलियों और घाटों तक ले जाएगा, लेकिन शब्दों के सहारे। हम देखने वाले हैं केदारनाथ सिंह की एक बहुत ही कमाल की कविता और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई कवि किसी शहर की आत्मा को, उसकी धड़कन को अपनी कलम में कैद कर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। और हमारी शुरुआत होती है इन दो लाइनों से। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां बहार या वसंत धीरे धीरे दबे पांव नहीं आता। नहीं, वो तो अचानक आता है, एक झटके के साथ दरवाजा खटखटाता है। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये तो उस शहर के पूरे वजूद का, उसकी चेतना का बदलना है। तो हमारे सफर का ये पहला पड़ाव है, अचानक आया वसंत। और हम बात करेंगे उस कवि की भी जिन्होंने वसंत के इस तूफानी अंदाज को अपनी कविता में पकड़ा। नाम है केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह थे कौन? उनका जन्म हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश में, और तालीम हुई काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब बनारस में ही। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जीवन, उनकी लिखाई, सब कुछ इसी मिट्टी से कितना गहरा जुड़ा हुआ था। वो प्रोफेसर बने, दिल्ली में पढ़ाया, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। और यही कनेक्शन, यही जुड़ाव है जो उनकी कविताओं में हमें बार बार महसूस होता है। अच्छा, अब उनकी कविता को समझने के लिए उनके स्टाइल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वो कोई बड़े बड़े मुद्दों पर बात नहीं करते थे। उनकी कविताओं के हीरो आम लोग थे, उनकी रोजमर्रा की भावनाएं थीं। उनका जो विद्रोह था वो कोई चीख चिल्लाहट वाला नहीं था, वो था एक शांत विद्रोह। मतलब चुपचाप चीजों को देखना और एक गहरी बात कह देना। और उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी सबसे बड़ी खूबी थी बिंब विधान। अब ये क्या है? अरे, ये वो जादू है जिससे शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, तस्वीरें बन जाते हैं। ऐसी तस्वीरें जिन्हें आप पढ़ नहीं बल्कि देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, शायद सुन भी सकते हैं। और ये सारा कमाल वो करते थे एकदम सहज, बोलचाल की भाषा में। लगता था जैसे कोई दोस्त बैठ के बात कर रहा हो। तो कविता की शुरुआत होती है एक जबरदस्त इमेज के साथ। लहरतारा या मडुवाड़ी, ये बनारस के इलाके हैं। वहां से धूल का एक बवंडर उठता है और उस धूल से इस बूढ़े शहर की जुबान किरकिराने लगती है। देखिए, यहां शहर कोई बेजान जगह नहीं है, वो एक जीता जागता शरीर है जिसकी अपनी जुबान है, और वो वसंत के इस तूफानी आने को महसूस कर रहा है, उसे चख रहा है। उस धूल भरी आंधी के बाद अब शहर जाग रहा है। लेकिन रुकिए, ये कोई अलार्म बजने वाली सुबह नहीं है। ये जागना बहुत ही सटल है, बहुत ही गहरा। इसे देखने के लिए, इसे महसूस करने के लिए थोड़ा ठहरना होगा, ध्यान देना होगा। इन लाइनों का मतलब बहुत गहरा है। जो है वो हिलता है। मतलब जो चीज पहले से मौजूद है उनमें एक नई हरकत, एक नई जान आ जाती है। और जो नहीं है वो अंकुरित होने लगता है। ये कमाल की बात है। मतलब जो चीजें हैं ही नहीं, उनमें भी अब उम्मीदें जन्म ले रही हैं, संभावनाएं पैदा हो रही हैं। तो ये वसंत सिर्फ जिंदा चीजों पर असर नहीं कर रहा, वो तो हर खालीपन को एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा से भर रहा है। और यहीं पर हम फिर से लौटते हैं केदारनाथ सिंह की उस खास तकनीक पर जिसके बारे में हमने बात की थी, बिंब विधान। याद है? शब्दों से तस्वीरें बनाना। एक ऐसी कला जिससे कवि आपको कुछ बताते नहीं बल्कि दिखाते हैं, महसूस करवाते हैं। अब देखते हैं कि इस तकनीक का इस्तेमाल वो आगे कैसे करते हैं। देखिए, बदलाव कितना छोटा, कितना बारीक है। दशाश्वमेध घाट का जो सबसे सख्त पत्थर है वो भी अब थोड़ा नर्म लगने लगता है। सीढ़ियों पर जो बंदर बैठे हैं उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी आ जाती है। और भिखारियों के जो खाली कटोरे हैं उनमें भी एक चमक सी दिखने लगती है। ये कोई भौतिक बदलाव नहीं है, ये एक रूहानी नरमी है, एक उम्मीद है जो शहर के जर्रे जर्रे में फैल रही है। चलिए, अब शहर के एक ऐसे पहलू का देखते हैं जहां सब कुछ एक साथ होता है, जहां जिंदगी और मौत, उम्मीद और विदाई सब एक ही पल में, एक ही जगह पर मौजूद हैं। और यही तो बनारस का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, सबसे बड़ा विरोधाभास। कवि एक सवाल पूछते हैं, क्या कभी खाली कटोरों में वसंत को उतरते देखा है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफॉर है। इसका मतलब है कि उम्मीद उन लोगों की जिंदगी में भी आ रही है जिनके पास कुछ भी नहीं है। वसंत उनके खालीपन को भी एक नई रोशनी, एक नई आशा से भर रहा है। शहर ऐसे ही खुलता है, मतलब दिन की शुरुआत होती है, फिर वो भरता है लोगों से, पूजा पाठ से, उम्मीदों से। और ठीक उसी वक्त वो खाली भी होता है, जब तंग अंधेरी गलियों से लाशें उठती हैं और गंगा की तरफ जाती हैं। तो ये भरना और खाली होना,
ये सिर्फ एक दिन का साइकिल नहीं है, ये बनारस की वो इटर्नल रिदम है, वो शाश्वत लय है जहां जिंदगी और मौत का खेल हमेशा साथ साथ चलता है। अब हम बात करेंगे बनारस की रफ्तार की। उसकी अपनी एक लय है, एक धीमी, बहुत धीमी लय, जो इस शहर की पहचान है। यहाँ हर चीज में एक ठहराव है, एक सुकून है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ आकर वक्त भी थोड़ा सुस्ताने लगता है। धीरे धीरे उड़ती है धूल, यहां तक कि धूल को भी कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे चलते हैं लोग, उनकी चाल में सदियों का वजन है, कोई हड़बड़ी नहीं। धीरे धीरे बजते हैं घंटे, मंदिरों के घंटे भी एक ठहराव के साथ गूंजते हैं। और दिन भी यहाँ धीरे धीरे ही ढलता है। ये धीमापन, ये सुस्ती, ये कोई कमी नहीं, बल्कि यहाँ के होने का, यहाँ के अस्तित्व का तरीका है। और यही जो धीरे धीरे होना है ना, ये एक कलेक्टिव रिदम है, एक ऐसी लय जिसने पूरे शहर को एक साथ मजबूती से बांध रखा है। और इसी धीमी गति की वजह से यहाँ कुछ बिखरता नहीं है, कुछ अपनी जगह से हिलता नहीं। गंगा वहीं है, नाव वहीं है, यहाँ तक कि तुलसीदास की खड़ाओं भी सदियों से अपनी जगह पर रखी हुई हैं। ये आस्था की, परंपरा की वो मजबूती है जिसे वक्त भी हिला नहीं पाया। अब शहर का एक और रूप देखते हैं, एक ऐसा रूप जो आधा आधा है, जो विरोधाभासों से बना है। एक शहर जो एक ही वक्त में आधा रोशनी में है और आधा अंधेरे में। इसको जरा ध्यान से देखिए। एक ही पल में शहर आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में। ये सब जिंदगी के, आस्था के, पूजा के प्रतीक हैं। और ठीक उसी पल में वो आधा शव में है, आधा नींद में। ये मौत और खामोशी की तरफ इशारा करते हैं। मतलब ये शहर जिंदगी का जश्न भी मनाता है और मौत की सच्चाई को भी अपनाता है, और इन दोनों में कोई टकराव नहीं है, सब कुछ एक साथ चल रहा है। और अब आता है इस कविता का शायद सबसे शक्तिशाली बिंब, कि ये शहर सदियों से अपनी एक टांग गंगा के पानी में रखे खड़ा है और उसे पता ही नहीं कि उसकी दूसरी टांग कहाँ है। सोचिए, एक टांग जो आस्था में, अध्यात्म में, परंपरा में डूबी हुई है, और दूसरी टांग शायद वो आज की दुनिया है, आधुनिकता है, जिससे ये शहर पूरी तरह बेखबर है, या शायद जानबूझकर बेखबर रहना चाहता है। तो हमने बनारस की एक गहरी, जटिल और स्थिर तस्वीर देखी, जहां सब कुछ शाश्वत लगता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अब कवि हमें एक बहुत छोटी सी कविता दिशा की तरफ ले जाते हैं, और ये कविता हमारे पूरे नजरिए को, हमारे पर्सपेक्टिव को हिलाकर रख देगी। कवि स्कूल के बाहर एक बच्चे को पतंग उड़ाते हुए देखते हैं और उससे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं, हिमालय किधर है? अब बच्चे का जवाब सुनिए, वो किसी भूगोल की किताब से नहीं आता, वो अपनी दुनिया से आता है। वो कहता है, उधर उधर, और इशारा करता है उस तरफ जहां उसकी पतंग उड़ रही थी। और बस उसी पल कवि को एक बड़ा सच समझ में आता है। वो कहते हैं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। मतलब सच वो नहीं जो नक्शों में है, सच वो है जो हमारे अनुभव में है। उस बच्चे के लिए तो हिमालय वहीं था जहां उसकी पतंग थी, जहां उसका पूरा ध्यान था। और यहीं आकर ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली सच्चाई किसकी है, उस सदियों पुराने महान शहर बनारस की जो अपने परंपराओं पर अटल खड़ा है, या फिर उस छोटे से बच्चे की जिसके लिए पूरी दुनिया बस उसकी पतंग की डोर तक ही सीमित है। सोचिएगा जरूर।